स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में। अब आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। इसकी जो है पिछले की वीडियो हमने सारी बना चुके हैं और उसके आगे का जो है हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद एवं अधिकारी। पीछे की जिसने भी वीडियो नहीं देखी है बिल्कुल लाइन से है, घटना चक्र की बुक है, तो आप वहाँ से जो है लाइन से जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है ना। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीत लेने का दावा करता है या उसके जीत लेने की संभावना होती है। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अब यहाँ पे जो है भारत के प्रधानमंत्री एवं उनका जो है कार्यकाल दे रखा है। देखो, सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे थे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पहले दूसरे तीसरे, तो यहाँ पे जो है आप ये जो है सारे पढ़ लेना। गुलजारी लाल नंदा हैं, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हैं, देखिए यहाँ से फिर जो है लास्ट में जो है अभी जो है नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। खांसी जुकाम बहुत हो रही है अभी। इसमें देखिए मनमोहन सिंह के बाद जो है नरेंद्र मोदी जो है बने हुए हैं और वो जो है अभी तक हैं। व्यक्ति अनुसार क्रम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करते हुए हैं। मतलब जो गुलजारी लाल नंदा हैं उनको शामिल करते हुए 15वें हैं ये, ठीक है ना। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियों राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों का राष्ट्रपति को संसूचित करें और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदन बने जाना आवश्यक होगा, अन्यथा 6 माह के बाद वह अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा। मंत्रिपरिषद का सदस्य निम्न सदन लोकसभा के सदन, 7 उच्च सदन राज्यसभा का सदन भी होता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में
विधानमंडलों के सदस्यता की निरर्हता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191 के 1 के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पांचवें प्रधानमंत्री हैं जिनकी नियुक्ति लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधि कानून मंत्री बने थे, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। चौधरी चरण सिंह के पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई थी। आई के गुजराल का मुख्य योगदान पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाने वाली विदेश नीति गुजराल डॉक्ट्रिन है। नई आर्थिक नीति 1991 प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के समय आई थी। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 ने दिया था। वर्ष 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान शब्द जोड़ा और अब यह नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था, ये ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के पश्चात अपना पद धारण करता है। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88 में है। भारत का महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के निष्पादन में भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार रखता है। महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखो, ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, इसमें से जो पहले होता है। कैग कैग बोलते हैं CAG को, उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर उनके पद से हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। महालेखा परीक्षक को संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद का प्रतिनिधि होता है और वह संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू 8 अगस्त 1920 से हैं। ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष एवं राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उन्हें क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेंगे। भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठन और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्रों के एकीकरण के बाद भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश तथा 28 राज्य हैं। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 1953 प्रथम राज्य है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित 3 संसदीय आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे KM पणिक्कर एवं HN कुंजरू। उसके आगे है तेलंगाना राज्य का निर्माण दिवस 2 जून 2014 है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश गोवा भारत का 25वां राज्य बना। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये पॉइंट याद करने के हैं, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रखा है। जो टॉपिक वाइज हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही दे रखे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से करना है। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। नए राज्यों का गठन वर्ष। जो नए राज्य बने थे उनका जो है गठन वर्ष है। देखो, आंध्र प्रदेश 1953 में गठन हुआ था, महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1960 में,
और नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड 2000, तेलंगाना 2014। अब यहाँ पे है भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियाँ। जो राज्य हैं उनकी राजधानियाँ, आंध्र प्रदेश अमरावती है, इसका जो है देखो विशाखापत्तनम जो है कार्यकारी है और कर्नूल न्यायिक है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी। हमारे तो ये सारी रटी हुई हैं, आपको पता नहीं, याद है नहीं है। गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता। ये सारी जो है आपको 28 राज्य की राजधानियाँ याद करना है। हमारे इसलिए याद होती है, हम बच्चों को ट्यूशन देते हैं ना, तो उसमें हमने बच्चों को भी सिखा रखी है, तो इसलिए हमें भी याद हो गई है। संघ शासित क्षेत्र एवं उनकी राजधानियाँ, देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दादर एवं नगर हवेली की क्या है, दमन है, दमन द्वीप, ठीक है, इसकी दमनी है, दिल्ली है, लक्षद्वीप कवरत्ती, पंडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू लद्दाख की लेह है, ठीक है ना। वर्ष 2000 में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ तथा 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है एक ही थे, ठीक है ना। फिर इसको 2000 में जो है इसको अलग कर दिया गया था, उत्तराखंड बना दिया गया था इसको उत्तर प्रदेश, पहले शायद उत्तरांचल था। हाँ, राज्य सरकार अनुच्छेद 153 के परंतु के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 के 1 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल को पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर पदयुक्त कर सकता है। राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी शब्द पढ़ने में गलती होती है तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, ठीक है ना, आप देख लेना। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 59 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उप राज्यपालों के राज्य स्तर पर सामान्यतः वही अधिकार एवं कार्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के संघ स्तर पर होते हैं। भारत में राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए तथा संसद में किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य
सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ये इम्पोर्टेंट है, देखो। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ से। उसके आगे देखते हैं। राज्य के राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का एक अधिनियम किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है। राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल भारतीय संसद के पास है। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में संबंधित राज्य का राज्यपाल कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। राज्यों के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 164 के 2 के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 173 के ख के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष तथा विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत राज्य की विधायिका का अंग होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। राज्यपाल के पास जो है, ये इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। राज्यपाल किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि में से अग्रिम धन दे सकता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों पर किसी अपराध के लिए दोषित ठहराए गए व्यक्ति के दंड का राज्यपाल निलंबन, परिहार या लघुकरण अथवा क्षमा कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड को वह क्षमा नहीं कर सकता है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थीं। सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से मृत्यु पर्यंत 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को, ठीक है ना। उसके आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से और राज्य सभा अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है।
संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। कानूनी विषयों पर राज्यसभा को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165 में दिया गया है, राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के एक महाअधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। ये देखो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से देख सकते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य के महाअधिवक्ता के पद के कार्यकाल का कोई नियत काल नहीं है। किसी राज्य का अधिवक्ता संबंधी राज्य के राज्यपाल के पश्चात अपना पद धारण करता है। राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोले और भाग लेने का अधिकार राज्य के महाअधिवक्ता के पास है। एडवोकेट जनरल राज्यपाल के पश्चात पद धारण करता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 168 के 2 के अनुसार राज्य की विधानपालिका का एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या जो है 500 सीट है। ध्यान रखेंगे। राज्य विधानसभा में चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थिति में विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन होगा। संविधान के अनुच्छेद 169 के 1 के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब तक कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन के कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से पारित कर दे। यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा आपको। राज्य विधानसभा द्वारा विधान परिषद हेतु पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। धन विधेयक को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। राज्य में धन विधेयक केवल विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198 के 1 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/10। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 100, जिसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या 10 है। सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष
विषय ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति में से चुना जाता है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं को भंग तो किया जा सकता है, परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि संसद विधि द्वारा किसी राज्य को संघ राज्य क्षेत्र में परिवर्तित कर वहाँ विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। राज्यसभा को न तो भंग और न ही समाप्त किया जा सकता है, जबकि राज्य विधान परिषदों को यद्यपि भंग नहीं किया जा सकता, तथापि अनुच्छेद 169 के तहत इन्हें संसद द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर समाप्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 168 के 1 के अनुसार देश के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधानसभा और विधान परिषद अस्तित्व में है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसके लिए कोई तारीख नियत न किए जाने के कारण इसे अभी तक अस्तित्व में नहीं लाया जा सका है। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 के तहत संसद द्वारा तमिलनाडु में भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, परंतु इसके प्रभावी होने की तिथि को अधिसूचित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 के 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से न्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल विधान परिषद में ऐसे सदस्य को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन एवं समाज जैसे विषय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202 राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। जिला योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में प्राप्त है। अनुच्छेद 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। संविधान के अनुच्छेद 179 के द्वितीय परंतु के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 164 के 4 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का संसद बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है और यदि 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164 के 5 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। यदि राज्य विधानमंडल ऐसी विधि नहीं बनाते तो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वेतन एवं भत्ते प्रदान किए
किए जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के 2 के अनुसार राज्य की विधानसभा के 17 वर्षन अथवा विघटन का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। नई व्यवस्था के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। पहले यह 6 वर्ष था। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के ऐसे एकमात्र राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा एक दूसरे राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव रहे हैं। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया। मायावती एकमात्र मुख्यमंत्री है जिन्होंने 4 बार अलग अलग कार्यकालों में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। केरल राज्य विधानसभा चुनावों में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्यों का चयन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 31 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। सारे क्वेश्चन यहाँ से जो है आप देख भी सकते हैं कि बहुत ही अच्छी बुक है। कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं है, टॉपिक वाइज है। आप इतना ही कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लगा लेना और जो है और नेक्स्ट वीडियो में जो है बस इसकी 1 या 2 वीडियो और आएगी और जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा भारतीय संविधान। ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और